शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं और बीजेपी उनके खिलाफ लगातार हमलावर है। वजह ये कि शराब घोटाला उजागर होने के बाद अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अपनी आबकारी नीति को वर्ल्ड क्लास बताते रहे और ये दावा करते रहे कि वो नीति देश में लागू की जानी चाहिए ताकि हर राज्य की बेहतरी हो सके। अपने इस घोटाला वाली नीति को केजरीवाल दिल्ली मॉडल के रूप में भी पेश करने की कोशिश करते रहे और मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते रहे। अब दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने सिसोदिया का नाम लेकर केजरीवाल पर तंज कसा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल जब सिसोदिया की बेल के लिए जा रहे थे और जब मनीष सिसोदिया को अदालत से बेल नहीं मिली तो मुझे अचानक याद आया कि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हमें दिल्ली में पोस्टर दिखेंगे, आई मिस यू अरविंद। ये मैं मनीष सिसोदिया के चेहरे के हाव भाव को देखकर कह रहा हूँ। शराब घोटाला को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने बहुत झूठ बोला है। वे कहते हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो केजरीवाल ये बताएं कि मनीष सिसोदिया जेल में क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी शराब नीति अच्छी थी। अगर शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? रद्द किए जा चुकी आबकारी नीति घोटाला में सीबीआई ने फरवरी के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर वी मिस यू मनीष के पोस्टर्स लगाए गए थे। कुछ समय पहले भी दिल्ली में लगे इन पोस्टर्स पर खूब चर्चा हुई। अभी भी ये पोस्टर्स कई जगहों पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में आई मिस यू अरविंद के पोस्टर्स लगेंगे। इधर इस चर्चित घोटाला को लेकर सीबीआई ने अपनी नई चार्जशीट में दावा किया, शराब माफियाओं ने सिसोदिया को 2-2 करोड़ रुपए बतौर घूस दिए थे। इस पर भी केजरीवाल को घेरते हुए सचदेवा ने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर नई चार्जशीट में शराब माफिया द्वारा सिसोदिया को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाने से लेकर हवाला से गोवा पैसा भेजे जाने के सबूत भी पेश किए गए थे। तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया जानना चाहती है। दिल्ली की जनता मानती है कि हवाला से जो पैसा गोवा भेजा गया वह अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति से भेजा गया और इस घोटाले के नैतिक जिम्मेदार खुद केजरीवाल हैं। संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेता जितना चाहे मीडिया प्रोपेगेंडा कर ले, पर न्यायालय के ट्रायल में उनको सजा मिलना निश्चित है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैं। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर अपनी सांसदी छिन जाने का रोना रोया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जिसे अवमानना के मामले में इतनी बड़ी सजा मिली। इसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत पेगासस का खत्म हो चुका मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। डेटा की सुरक्षा पर उचित नियमों की जरूरत का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि एक समय था जब उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। इसके बाद राहुल ने अपने आईफोन पर मजाकिया अंदाज में कहा, हेलो मिस्टर मोदी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया गया। आपको एक राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी डेटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश तय करता है कि वह आपका फोन टैप करना चाहता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी समझ है। राहुल ने दावा किया कि अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ काम करता हूँ वह सब कुछ सरकार के सामने है। राहुल गांधी ने स्टैनफोर्ड में कहा कि सांसद के रूप में उनकी बर्खास्तगी से उन्हें संसद में बैठने की तुलना में एक बड़ा अवसर दिया। यहाँ पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है। बीजेपी ने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा तो हम सड़कों पर उतर आए और इस तरह भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वह घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए विदेशी मदद मांग रहे हैं। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मैं किसी के समर्थन के लिए नहीं आया हूं। मुझे पता है कि यह हमारी लड़ाई है, लेकिन हाँ, ये भारत के युवा छात्र हैं और मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं और ऐसा करना मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी लोगों से बातचीत करनी चाहिए और कुछ कठिन सवालों के जवाब देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस साउथ लॉबी के साथ मिलकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, उसी साउथ लॉबी के कारोबारी शरद पी रेड्डी अब सरकारी गवाह बन गया है। रावलसवेनी कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए केस में गवाह बनने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। शरद पी रेड्डी फिलहाल जेल में बंद हैं। माना जा रहा है कि शरद पी रेड्डी साउथ लॉबी की पूरी पोल खोल सकते हैं। कोर्ट ने शरद पी रेड्डी को इस केस में माफी भी दे दी है।
इससे पहले मनीष सिसोदिया के करीबी कहे जाने वाले कारोबारी दिनेश अरोड़ा भी सरकारी गवाह बन गए। रेड्डी ने कोर्ट में याचिका दायर करके सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। शरत पी रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद अब इस पर कथित आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बात का दावा करते हुए ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए संकट काल बढ़ रहा है। शरत पी रेड्डी का सरकारी गवाह बनने का मतलब अब शराब घोटाले के दक्षिण भारत एपिसोड की हर परत खुलेगी। अब जांच की आंच खुद केजरीवाल तक पहुंचेगी। मनीष सिसोदिया को सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब अब हर 15 दिन की नौटंकी पर रोक लगेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने साउथ ग्रुप के जुड़े कारोबारी शरत पी रेड्डी को कथित शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी है। माना जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप की अहम भूमिका है और पी शरत चंद रेड्डी इस ग्रुप से जुड़े रहे हैं तथा वे अब गवाह बनकर अहम राज खोल सकते हैं। फार्मा ग्रुप के निदेशक शरत चंद रेड्डी के बारे में बताया जाता है कि ईडी जब साउथ ग्रुप और शराब घोटाला कनेक्शन को खंगाल रही थी, तब जांच में ये बात सामने आई थी कि रेड्डी लाइसेंस के कार्टेलाइजेशन में अहम भूमिका निभाते थे। रेड्डी द्वारा चलाए जा रहे साउथ ग्रुप बेनामी फर्म्स के माध्यम से दिल्ली में शराब कारोबार के 30% बाजार पर अपना नियंत्रण रखता है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने शरत चंद रेड्डी को किंग पिन तक कहा था। पी शरत चंद रेड्डी औरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। औरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक के नित्यानंद रेड्डी के दामाद हैं। ये फार्मा कंपनी विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाइयों के बाजार में एक बड़ी कंपनी है। जिस साउथ ग्रुप का जिक्र जांच एजेंसीज इस कथित घोटाले में बार बार कर रही हैं, उस साउथ ग्रुप में YSRCP ओंगेल के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे मगुनता राघव रेड्डी, BRS MLC और तेलंगाना के सीएम के बेटी के कविता, व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटाला शामिल हैं। आरोप है कि साउथ ग्रुप ने दिल्ली में शराब का टेंडर हासिल करने के लिए मोटी रिश्वत दी थी। शरत पी चंद्र रेड्डी को पिछले साल 10 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। तब ईडी सूत्रों ने बताया था कि शराब घोटाला में रेड्डी ने कथित रिश्वत के लेन देन में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने भी रेड्डी से 2 बार पूछताछ की थी। दिल्ली में 2021-22 के लिए बनाई गई शराब नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी कर रही है। आरोप ये भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कारोबारियों को फायदा पहुंचाकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इस केस में तब आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अभी वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे नीतीश कुमार की हाई प्रोफाइल बैठक होने से पहले ही उनको झटके लगना शुरू हो गए। कांग्रेस ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से बेदक गई है। कांग्रेस से ममता बनर्जी के हाल ही में तीखी जुबानी जंग भी हुई। अरविंद केजरीवाल भले ही इन दिनों कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन उनके रिश्ते भी कांग्रेस से अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन नीतीश कुमार की बैठक से गायब होकर कांग्रेस उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी। इसलिए सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बैठक में अपने किसी बड़े नेता को नहीं बल्कि छोटे कद के नेता को भेजेगी। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस अपने हिसाब से दूरी बनाकर चल रही है। भले ही ये बैठक ममता बनर्जी के कहने से नीतीश कुमार ने बुलाई है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि ममता बनर्जी खुद उसमें शामिल हों। कांग्रेस के फैसले के बाद ममता बनर्जी भी अपना दूत उस बैठक में भेज सकती हैं। नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इसमें सबने कहा था कि विपक्षी दलों का एक साथ आना जरूरी है और इस कारण जल्द ही मीटिंग होगी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बताया कि नीतीश कुमार की बुलाई गई बैठक में उद्धव ठाकरे और एनसीपी के चीफ शरद पवार जा रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए उन सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा है जो कि बीजेपी के साथ नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान विपक्षी एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी ठीक से एकजुट हो जाएं तो केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराया जा सकता है।
सीएम ममता बनर्जी ने भी फॉर्मूला दिया और इसके मुताबिक जहां जो दल मजबूत है वहां उसी का उम्मीदवार होना, यानी विपक्ष का साझा प्रत्याशी हो। यही बात सांसद संजय झा भी दोहराते हुए कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव का परिणाम पूरा बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राउज एवेन्यू अदालत में पेशी के लिए हाजिर होना और फिर जाते वक्त सियासी रायता फैलाना, ये फितरत मनीष सिसोदिया की थी और ऐसा कभी नहीं हुआ जब मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया हो और उन्होंने मीडिया के सामने लंबी लंबी बातें न की हों। लेकिन मनीष सिसोदिया अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में अब उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दायर कर मनीष सिसोदिया को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिसोदिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जानी चाहिए क्योंकि अदालत के गलियारों में आप समर्थकों और मीडिया कर्मचारियों के जमा हो जाने से उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने से अफरा तफरी होती है। और इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल की अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक इस अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी। मनीष सिसोदिया के वकीलों द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद अदालत परिसर के 23 मई के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का आदेश दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुरक्षा कर्मचारियों ने अदालत के परिसर के अंदर सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार किया था। सिसोदिया को जेल के लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। ईडी द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में इल्जाम लगाया गया कि सिसोदिया ने गैर कानूनी तरीके से 622 करोड़ रुपए जुटाए। पूरक आरोप पत्र पर विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने दायर किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आबकारी नीति घोटाला मामले में 2100 पन्नों के पूरक आरोप पत्र दायर किया है। ये आरोप पत्र निर्धारित 60 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी कर दाखिल किया गया। ईडी ने सिसोदिया के इस मामले में 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और इससे पहले उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29वें आरोपी हैं वे। सीबीआई इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जब धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। इससे पहले निचली अदालत ने धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आम जनता और समाज पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव वाले आर्थिक अपराधों के इस मामले में जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता का इशारा करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ सबूत भी जांच के दौरान सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि साउथ लॉबी से प्राप्त घूस की राशि का कुछ हिस्सा गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान और कुछ नकद भुगतान के संबंध में खर्च या उपयोग किया गया था। हवाला चैनल्स के उक्त खर्चों के लिए गोवा भेजा गया था और यहां तक कि हवाला चैनल्स के माध्यम से हस्तांतरित की गई नकद राशि के लिए कवर अप के रूप में कुछ नकली चालान भी बनाए गए थे। ईडी के मुताबिक इस सारी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका विजय नायर ने निभाई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबकारी नीति निर्माण कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंधित एक मामले में चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।